सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो इस पाठ का एक भाग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि हमने स्वर्णिम भारत जो पाठ है इसमें हमने भारत में जो महाजनपद काल था, जो 16 महाजनपद हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो 16 महाजनपद की वर्णन कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। साथ में वो 16 महाजनपद है वो हमारे भारत के किन क्षेत्रों में स्थित है, तो इनके बारे में हमने जाना। 16 महाजनपद के साथ ही हमने ये भी जाना कि राजस्थान में जो जनपद है वो कौन कौन से थे, तो ये हम पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। तो ये स्वर्णिम भारत के अंदर जो प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो काल है उसके दौरान जो भी हमारे भारत में सांस्कृतिक विकास हुआ, कुछ अलग अलग जातियाँ आके यहाँ पर बसी है, किन किन राजाओं का काल इस समय रहा है, कौन कौन से राजवंश यहाँ पर हुए, उन्होंने क्या क्या प्रगति की, ठीक है, कौन कौन सी उन्होंने कलाओं का विकास हमारे भारत में किया है, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं इस पाठ के आगे के भाग को। तो हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उदय एवं विस्तार। तो हमने पिछले वीडियो में देखा, इस पाठ में बता रखा है कि मगध जो है वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य है, जो मगध महाजनपद है वो इतना शक्तिशाली था, और कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया। तो कौन कौन से राजा यहाँ पर राज करके गए हैं वो हम जानेंगे। मगध साम्राज्य का उदय एवं विस्तार। जैसा कि बताया जा चुका है, 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली एवं समृद्ध महाजनपद था। इसके उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी बहती थी। तो जो हमारे भारत है, तो हमारा भारत का जो ये उत्तरी हिस्सा है मगध का, ठीक है, जो पटना के आसपास, बिहार के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक साइड में तो इसके सोन नदी बहती है और एक साइड में से गंगा नदी बहती है। तो ये बीच का क्षेत्र आ गया जो कि मगध के अंतर्गत आता है। तो दोनों तरफ तो पानी की व्यवस्था है, ठीक है। तो महाभारत में मगध के आदि वंश के संस्थापक बृहदत्त का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत जो है उसके अंदर जो मगध के आदि वंश यानी शुरुआती जो वंश है वो बृहदत्त का उल्लेख मिलता है। मगध आर्थिक दृष्टि से उन्नत राज्य था, जहाँ लोहा खनिज की सुगमता थी तथा यहाँ उत्कृष्ट सेना भी थी। तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है मगध क्षेत्र में लोहे की भी भरमार थी। खुदाई के अंतर्गत इस जमीन के अंदर लोहा मिलता था। तो लोहा मिलेगा तो क्या होगा, लोहे से वहाँ हथियार भी बनाए गए, तो जिससे वो राज्य है, वो राजा है, वो शक्तिशाली हो गए और उनके पास उत्कृष्ट सेना भी थी। बृहदत्त वंश के पश्चात मगध में जो नया वंश सत्ता में आया वे हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ। तो पहले बृहदत्त वंश आया मगध में, उसके बाद में हर्यक वंश आया। इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का पहला महान शासक कौन था? बिंबिसार। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने पड़ोसी शक्तिशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त किया और मगध के साम्राज्य विस्तार में सफल हुआ। तो बिंबिसार ने क्या तरीका अपनाया कि वो वैवाहिक संबंध, यानी आसपास के जो पड़ोसी शक्तिशाली राजा थे उनसे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यानी वहाँ की कन्याओं से, उनके राजाओं की कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। तो विवाह करने से वो संबंधी हो गए। तो कभी भी युद्ध होता था तो ये जो संबंधी है ना, वो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग करते थे। तो इस तरह से उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और साम्राज्य का भी विस्तार किया। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु एवं उदयन हर्यक वंश के प्रतापी शासक हुए। तो बिंबिसार के बाद में कौन आए? अजातशत्रु और उदयन। तो ये भी जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। तो ये भी एक शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने भी न प्रतापी, ये भी सब प्रतापी शासक थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा शासन किया। शिशुनाग नामक अमात्य ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के बाद एक नए वंश की नींव डाली जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। इस वंश में शिशुनाग के अतिरिक्त कालाशोक प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अब देखो, हर्यक वंश के बाद में कौन सा आया? शिशुनाग वंश आया, ठीक है। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना की गई, यानी कि शिशुनाग वंश हुआ। तो ये वंश जो है वो एक राजा को जब दूसरे राजा हरा देता था, एक वंश के ऊपर जब दूसरा वंश आक्रमण करता था और वो उनको पराजित कर देता था, तो उस वंश की स्थापना वहाँ पर हो जाती थी। तो ऐसा ही हुआ कि पहले बृहदत्त वंश था, उसके बाद में हर्यक वंश हुआ, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश
आया। और शिशुनाग वंश के समय जो शिशुनाग के अतिरिक्त जो कालाशोक था, यानी शिशुनाग वंश का ही एक शासक है कालाशोक, उसके समय जो द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी। और शिशुनाग वंश का जो कालाशोक जो प्रसिद्ध शासक है, ये शासक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, शक्तिशाली रहा है। और उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था, तो वो आएगा कालाशोक के शासन के काल में, यानी कालाशोक के समय हुआ था। शिशुनाग वंश के पश्चात महापद्म ने नंद वंश की स्थापना की। अब देखो शिशुनाग वंश हुआ जो कि शिशुनाग वंश था, उसके बाद में कौन सा वंश आया, महापद्म में नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्म ने की थी। तो पहले कौन सा वंश था, वृद्धक वंश, उसके बाद में कौन सा वंश आया, हर्यक वंश, और हर्यक के बाद में आया शिशुनाग वंश, और इसके बाद में आया नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म ने की। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, यानी सिकंदर ने जब हमारे भारत पर आक्रमण किया था, यानी सिकंदर का जब शासन था उसी के समकालीन, उसी के आसपास का शासन जो है घनानंद का था। तो घनानंद किससे संबंधित है, ये नंद वंश से ही संबंधित है। तो ये उसका नंद वंश का अंतिम शासन रहा है, जो एक अत्याचारी शासक था। ये क्या था, बहुत ही अत्याचारी शासक था। जनता उसके अत्याचारों से पीड़ित और त्रस्त थी और उससे मुक्ति का उपाय ढूंढ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य और मगध की जनता के सहयोग से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसी समय घनानंद क्या था, जनता इससे प्रसन्न भी नहीं थी, जनता इससे नाखुश थी, ठीक है, ये जनता पर अत्याचार करता था। तो इसी परिस्थिति का फायदा किसने उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य कौटिल्य है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, तो इन्होंने मिलकर और जनता के सहयोग से, ठीक है, नंद वंश का अंत कर दिया। और अब किसकी स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसका प्रतापी पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब है मौर्य वंश। अब हम मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ करने वाली घटना है। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक के नाम का उल्लेख है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, बिंबिसार का पुत्र अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विदेशियों के विवरणों से मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखो, हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, जो भी अशोक के अभिलेख है और चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है। अभिलेख का मतलब होता है उन्होंने पत्थरों पर कुछ खुदवाया, अपनी प्रशंसा लिखवाई, है ना, अपने कुछ नियम वगैरह वहाँ पर लिखवाए अपने शासन से संबंधित, तो वो जानकारी मिलती है। कुछ साहित्यिक स्रोत मिले, उस समय कुछ किताबें मिली है, जो उनके दरबार में जो कवि वगैरह होते थे, है ना, वो अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है एक राजनीतिक किताब है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, है ना, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आया था, शासक बनाया था उन्होंने। और कौटिल्य ने ही, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो कौटिल्य ने ही क्या किया था, इसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य या कौटिल्य ने ही क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को, जो बचपन में बच्चा था तो समझ गया था कि, है ना, ये एक प्रतापी शासक हो सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य लेके गए और उनको पूरी राजनीतिक शिक्षा, युद्ध संबंधित शिक्षा, सारी शिक्षा दी। और उसके बाद में उसने घनानंद को हराया, और घनानंद को हरा के, यानी नंद वंश के शासक घनानंद को हरा के इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करवाई। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी राजनीतिक स्थितियों के किस तरह से शासन चलाया जाता है उसके बारे में पूरा वर्णन है, और सभी राजवंशों के बारे में लिखा हुआ है। और विदेशियों का विवरण, और जो भी विदेशी भारत में आए इनके शासनकाल में, जो मौर्य काल के शासन में जो भी विदेशी आए हैं, उन्होंने भी इस समय के शासन के बारे में लिखा है और इतिहास उन्होंने लिखा, उससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्यों ने राजनीतिक एकीकरण के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्रों के अभ्युदय तथा कला कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मौर्यों ने तो राजनीतिक एकीकरण तो किया ही, यानी साम्राज्य का विस्तार किया, पूरे राज्य को, पूरे भारत को एकीकरण करने का उन्होंने प्रयास किया। साथ में उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत वृद्धि की है। अब हम एक एक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासन का जो समय है वो रहा है 332 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट से ग्रस्त और मगध के अत्याचारी शासकों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसने चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित
किया। तो चाणक्य की सहायता से यानी कि विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता से इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य स्थापित किया था। प्रारंभिक काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहला जीवन कैसा था। विभिन्न ऐतिहासिक शास्त्रों से यह प्रमाणित किया जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म शाक्य वंश की एक शाखा मौर्य या मौर्य वंश में हुआ। संभवतः मयूर पालकों के मुखिया का पुत्र होने के कारण इसे मौर्य कहा गया। यानी कि पहले जो मयूर पालक यानी कि मोर को पालने वाली जो जाति थी, उसका जो मुखिया है उसका पुत्र होने के कारण इसको क्या कहा गया, मौर्य कहा गया। ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ उसे निम्न कुल से संबंधित मानता है, जबकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ तो क्या मानता है, इनको क्या मानता है कि निम्न कुल का मानता है, जबकि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुल का मानते हैं। चंद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। एक दिन राजकीलम खेल के दौरान उसने जिसमें बालक चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था, चाणक्य की नज़र बालक चंद्रगुप्त पर पड़ी। राजकीलम खेल मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं वो एक राजा बन जाता है ना, फिर बाकी के छोटे और बच्चे उसकी प्रजा बन जाती है, ये मंत्री बन जाते हैं। इस तरह का खेल वो खेल रहे थे, है ना, क्योंकि जब वो इस तरह का खेल खेल रहे थे तो वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य गुजर रहे थे, सॉरी वहीं से जो है ये चाणक्य गुजर रहे थे। तो चाणक्य भी बहुत बुद्धिमान एक देखा जाए तो गुरु थे, ठीक है। तो जब वो वहाँ से गुजरे तो इस बच्चे को, किसको, बच्चा कौन, चंद्रगुप्त को, उसने इस तरह खेल खेलते हुए देखा, ठीक है, कि वो राजा बना हुआ है, पूरी किस तरह से वो बातें कर रहा है ना। तो समझ गया है कि ये जो है, ये बच्चा जो है वो आगे जाके एक अच्छा शासक बन सकता है और इसी के जरिए में जो है घनानंद को हरा सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा शासन स्थापित कर सकते हैं, जनता को अत्याचारी शासन से मुक्त करवाया जा सकता है। तो चंद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि तो था ही। तो जब उनकी नज़र, चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त के ऊपर पड़ी, ठीक है, चाणक्य उससे अत्यंत प्रभावित हुए। वे उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए एवं उसे समुचित शिक्षा दिलाकर उसी के द्वारा नंदों की विनाश की योजना बनाई। तो तक्षशिला ले गए, तक्षशिला भी एक विद्या का केंद्र था, ठीक है, और वहाँ के गुरु थे चाणक्य। तो वहाँ उसको लेके गए चंद्रगुप्त को और वहाँ पर उसको शिक्षा वगैरह दी गई, हर तरह की शिक्षा उसको दी गई और नंदों के विनाश की योजना में इसको शामिल किया गया। चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। अब चंद्रगुप्त ने क्या क्या उपलब्धि की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे, मगध से नंदों के अत्याचार शासन को समाप्त करना तथा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करना। तो चंद्रगुप्त के सामने दो लक्ष्य कौन से थे। पहला तो है मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। तो उस समय घनानंद का राज था, तो घनानंद को वहाँ से समाप्त करना तथा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत से को मुक्ति दिलाना। उस समय यूनान की तरफ से भी जैसे सिकंदर वगैरह है वो कई आक्रमण यहाँ पर करते थे भारत पर। चंद्रगुप्त व चाणक्य ने एक विशाल सेना संगठित की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विजय यात्रा प्रारंभ की। पंजाब पर विजय। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी योजना अनुसार पंजाब से अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विदेशी शासन यूनानियों के विरुद्ध जनमत को भड़काया और पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना संगठित की तथा हिमालय के पर्वतक से मैत्री की स्थापित किया। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब पर भी विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ आसपास के राजा थे, लड़ाकू कुछ जातियाँ थी, उनसे उसने सेना संगठित की, ठीक है, और हिमालय के पर्वतीय जो राजा थे पर्वतक, उससे उन्होंने मैत्री स्थापित की। वस्तुतः यूनानियों के विरुद्ध इस युद्ध को जन विद्रोह का स्वरूप दिया गया और इस स्वतंत्रता हेतु विद्रोह का नेतृत्व चंद्रगुप्त ने किया। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमा को मुक्त करना चंद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धि थी। अगला है मगध का विजय। तो ये चंद्रगुप्त की उपलब्धियां पढ़ रहे हैं कि उन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त की, मगध पर विजय प्राप्त की, ठीक है। पंजाब से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। अब उन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली। अब पंजाब से कहाँ पहुंचे वो, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की जनता नंद शासकों के अत्याचारों से ऊब चुकी थी। अब चंद्रगुप्त का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया गया। नंद राजा घनानंद अपनी अपार धन संपदा एवं विशाल अजय सेना के लिए प्रसिद्ध था। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करने में सफल रहा। अगला है चालुक्य के से युद्ध। तो उसने क्या चालुक्य से भी युद्ध किया।
तो इस तरह से उसने जो है मगध के मुक्तिदाता के रूप में भी वो जाने गए। ठीक है। नंद राजा घनानंद अपनी अपार धन संपदा एवं विशाल व अजय सेना के लिए प्रसिद्ध था। तो नंदवंश का जो राजा था घनानंद, वो अपनी अपार धन संपदा और विशाल सेना के लिए व अजय सेना के लिए प्रसिद्ध था। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करने में सफल रहा। कौन सफल रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है सेल्यूकस से युद्ध। अगला क्या किया था? सेल्यूकस से युद्ध भी किया था। सेल्यूकस की मृत्यु के पश्चात सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का राजदूत उत्तराधिकारी था। ठीक है। तो सेल्यूकस से युद्ध भी किया। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूरी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। तो सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो भी सिकंदर के पूरी प्रदेश थे, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी, उसका राजा कौन बना? सेल्यूकस हुआ। उसका उद्देश्य सिकंदर द्वारा विजित भूभाग पर पुनः अधिकार करना था। अतः उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो सिकंदर द्वारा जितने भी राज्य जीते हुए थे उस पर वो पूरा अधिकार करना चाहता था सेल्यूकस, तो उसने भारत पर भी आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल सफल प्रतिरोध किया बल्कि संधि की शर्तों से उसकी विजय सिद्ध होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सफलतापूर्व सेल्यूकस का विद्रोह तो किया ही, प्रतिरोध तो किया ही, साथ में कुछ संधि ऐसी की उसने। संधि की शर्तें, संधि मतलब दो राजाओं के बीच में संधि हो जाती है, यानी कि समाधान के लिए, वो मेलजोल करने के लिए बातचीत करते हैं बैठ के, और फिर संधि की जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती है। संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। क्या? कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोशिया यानी कि कंधार, पेरोपनी सडाई यानी काबुल, एरिया यानी हेरात तथा जेडोशिया यानी बलूचिस्तान के प्रदेश सौंप दिए। तो इस संधि की तरह सेल्यूकस ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश सौंप दिए। दोनों नरेशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। दोनों नरेशों यानी कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मौर्य में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस की पुत्री हेलेना था उसका नाम, तो उसके साथ किया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट के स्वरूप दिए। अब चंद्रगुप्त ने क्या किया कि उसके पास हाथी थे चंद्रगुप्त के पास में, तो उसने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिए। सेल्यूकस ने मेगनिस्टिस नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका रची। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्यूकस के ने जो मेगनिस्टिस नामक जो उसका एक राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने भेजा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उसने एक जो ग्रंथ लिखा जिसको बोलते हैं इंडिका। तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगनिस्टिस ने लिखी थी। अगला दक्षिण भारत पर विजय। तो सिकंदर पर विजय प्राप्त किया, सेल्यूकस पर विजय प्राप्त की, और अब दक्षिणी भारत पर भी उसने विजय किया, और मगध पर विजय प्राप्त कर ली थी, और साथ में उसने पंजाब पर भी विजय प्राप्त किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में विजय के विषय में जैन एवं तमिल स्रोत से भी कुछ संकेत मिलते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उसकी मृत्यु होने से भी दक्षिण में उसके अधिकार की पुष्टि होती है। अब हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। कैसे पता चलता है? कुछ जैन साहित्य है, कुछ तमिल साहित्य है, उनसे भी पता चलता है। साथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है, यानी उसका अंतिम समय है, वो कहाँ पर बीता था? श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वहाँ पर ही इनका अंतिम समय बीता और वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई। तो इससे पता चलता है कि उसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने दक्षिण भारत पर भी शासन किया होगा। अगला है साम्राज्य विस्तार। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, एक पश्चिम में हिंदकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। अगर हम भारत के नक्शे को देखें, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार है वो कहाँ पर था कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, यानी उत्तर में अगर हम हिमालय माने तो दक्षिण में कहाँ तक? मैसूर तक, ठीक है, तथा पश्चिम में हिंदकुश, यानी हिंदकुश पर्वत है यहाँ पर, पश्चिम में हिंदकुश से लेकर पूर्व में बंगाल, यानी पूर्व में बंगाल तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो पूरे भारत को उसने क्या कर रखा था अपने राज्य में, यानी कि पूरे भारत पर ही उनका साम्राज्य था। पश्चिमोत्तर में उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था। इससे पूर्व अन्य किसी भारतीय शासक ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। अब चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ? जैन अनुसूत्रियों के अनुसार, क्योंकि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, तो जैन अनुसूत्रियों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में उसने जैन धर्म अपना लिया।
तो क्या किया उन्होंने, अपना जैन धर्म को अपनाया। मगध में पड़ने वाले 12 वर्षीय अकाल से दुखी होकर वह आचार्य भाद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। तो जब मगध के अंदर जो भयंकर अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो उससे दुखी हुए, उसकी जनता को देख के दुखी हुए, तो वे कहाँ गए, वे आचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया और स्वर्ण बेल गुला मशहूर में उसने जैन विधि से उपासना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। तो भद्रबाहु जो जैनियों गुरु थे वो वहाँ चले गए, उनसे उन्होंने कहा कि भाई 12 साल का अकाल पड़ा है मेरे राज्य के अंदर, मैं इसका क्या उपाय निकालूं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप है ना उपासना पद्धति कीजिए, यानी खाना पीना छोड़ दो। कुछ उपासना पद्धति उनकी होती है जिसको है ना, जिसके तहत उन्होंने उपासना पद्धति की है ना, और वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उपासना पद्धति की उन्होंने, उसको संलेखना विधि कहा जाता है। तो उसने अपने राज्य को अकाल से बचाने के लिए, यानी कि अकाल हुआ तो कई बार हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसी तरह से यही पद्धति भी उन्होंने जैन धर्म में अपनाई जाती है, तो संलेखना कहा गया। तो ये जगह कहाँ पर थी, स्वर्ण बेल गोला मसूर में थी। अगला बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनका साम्राज्य का जो विस्तार है, साम्राज्य का उत्तरदायित्व किसको मिला, बिंदुसार को मिला। बिंदुसार, तो इसका समय है बिंदुसार का 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक उसे अमित्र घात यानी शत्रु को नष्ट करने वाला संबोधित करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो बिंदुसार है वो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो इसका निकनेम क्या था और इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, अमित्र घात, यानी कि शत्रु को नष्ट करने वाला। तो ये भी बहुत शक्तिशाली प्रतापी शासक रहा है। बिंदुसार ने भी अपने पिता की नीति का ही पालन किया। बिंदुसार के समय भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा। अब देखो, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा। और इसी प्रकार जो है सेल्यूकस ने मेगनेस्टिस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसने किसको भेजा, बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की दरबार राज्यसभा में भेजा। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की तथा विद्रोह को दबाया। उसने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। अब है सम्राट अशोक। तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, यानी बिंदुसार का पुत्र जो है सम्राट अशोक, वो राजगद्दी में बैठे, यानी कि उन्होंने उनका उत्तरदायित्व संभाला। सम्राट अशोक, इनका समय 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व रहा है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक विश्व इतिहास में के उन महानतम सम्राटों में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी। तो देखो, अशोक उन महान सम्राटों में से सर्वोपरि सबसे ऊंचा स्थान रखता है। जितने भी भारत में महान सम्राट हुए हैं, महान राजा हुए हैं, उनमें सम्राट अशोक है एक बहुत ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने उस युग में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। अशोक ने इतने अच्छे काम किए लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जनता के लिए, कि वो उसका जो शासन है वो आज भी लोगों की मतलब अगर पढ़ते हैं इतिहास को तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोगों के बीच में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। अशोक का प्रारंभिक जीवन। अब अशोक का जीवन कैसा रहा है। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैनिका का राज्यपाल था। जब उसके पिता बिंदुसार का शासन था उस समय अशोक है उज्जैनिया का राज्यपाल था। सिंहल द्वीप की एक गाथा में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करना बताया गया है। अब देखो, सिंहल द्वीप जो है उसकी एक कथा है, उसकी एक मतलब कि गाथा है कि अशोक जो है उसने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद में उसने अपना शासन स्थापित किया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये देखो, ये अशोक का साम्राज्य विस्तार है। भारत के नक्शे में बता रखा है कि कितनी दूरी में उसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। तो ये पूरा भारत के बाद में पश्चिमी भारत जैसे एशिया है, ईरान, इराक, ये सारी जगह, अफगानिस्तान, वहाँ तक उसने अपना राज्य शासन फैला रखा था। कलिंग विजय। तो अशोक ने पहले क्या किया था, कलिंग विजय पर भी उसने जो है विजय प्राप्त की। राज्याभिषेक के 90 वर्ष में राज्याभिषेक उनका कहाँ हुआ, कब हुआ, 269 ईसी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, और उन्होंने उसके बाद में राज्याभिषेक राजा बनने के 9 वर्ष के बाद में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो है उड़ीसा में है। राज्याभिषेक के 9 वर्ष में अशोक ने कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया। इस युद्ध का वर्णन अपने 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, 13वें शिलालेख में। ये एक भीषण युद्ध था जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए और बंदी बनाए गए।
अंततः कलिंग पर अशोक की विजय हुई। कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। देखो अंत में कि लाखों लोग घायल हुए, लाखों लोग मारे गए, भीषण ये युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ। ठीक है, अंत में जीत तो अशोक की हुई है ना, और अशोक ने कलिंग पर साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। लेकिन उस युद्ध के बाद में अशोक का मन बदल गया, यानी उसने युद्ध करना छोड़ दिया। उस भीषण युद्ध को देख के, भीषण मार काट को देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने उसके बाद में युद्ध न करने की उसने एक सौगंध खा ली कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसा किसी राजा ने किया है क्या? राजा तो चाहते थे कि युद्ध करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे, लेकिन इसने युद्ध छोड़ दिया। तो देखो कलिंग युग के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। युद्ध के हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली। अब उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली तथा हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का मार्ग अपनाया, यानी युद्ध विजय के स्थान पर किसका मार्ग अपनाया? धर्म विजय यानी हम धर्म से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, इस तरह से हम विजय प्राप्त लोगों पर करेंगे। बौद्ध धर्म स्वीकार करके अशोक ने अपना तन मन धन सर्वस्व धर्म प्रचार हेतु लगा दिया। तो उसने बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया, उसने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अगला अशोक और बुद्ध धर्म। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला बन गया। कालांतर में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, इस धर्म को उसने राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया। अशोक ने अनेक बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध तथा लुम्बिनी नामक बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। तो लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का तीर्थ, मतलब वहाँ पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो ऐसे स्थानों पर उन्होंने बौद्ध गया है, लुम्बिनी है, ऐसे स्थानों पर जो बौद्ध धर्म में तीर्थ स्थान माने जाते थे, वहाँ पर उन्होंने यात्रा की। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। देखो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन तो कालाशोक के समय में हुआ था। हर्यक वंश का शासन था कालाशोक, उसके समय हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के समय में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक प्रचार विदेशों में भी किए। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अब देखो उसने इतने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म में ये है कि सभी लोग मिलजुल के रहे, अहिंसा को न अपनाएं, तो ये धर्म उसको अच्छा लगा, इसने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। इसके अतिरिक्त अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया, जिसे धर्म महामात्र कहा गया था। देखो इसके अलावा धर्म के प्रचार के लिए है ना अशोक ने एक पद बनाया, है ना, एक पदाधिकारी को रखा, एक अधिकारी को रखा, जिसको धर्म महामात्र कहा जाता था। धर्म के प्रचारक अशोक के विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांत को उत्कीर्ण करवा दिया। तो धर्म के प्रचारार्थ यानी धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जितने भी वहाँ पर जो शिलालेख थे, स्तंभ थे, है ना, उसके ऊपर उसने उनके सिद्धांत को उत्कीर्ण करवाया, वहाँ लिखवा दिया। यह अभिलेख उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैले थे। अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर प्राकृत थी, और पाली उस समय आम जनता की भाषा थी। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जातियों के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई, कुएं खुदवाए और फलदार वृक्ष लगवाए। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान, अशोक ने क्या किया? अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो अपने प्रजा के नैतिक उत्थान यानी जो उसकी प्रजा है वो भी मारकाट से दूर रहे, अच्छे संस्कार अपनाए, इसके लिए उसने जो आचार संहिता बनाई यानी जो नियम कायदे बनाए, उसको उसने अभिलेखों पर खुदवाए। वो क्या कहलाए? धम्म कहलाए। वस्तु तो देखा जाए तो यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। तो इसी कारण इतने अच्छे काम किए, इसके कारण ही अशोक, तो ये धम्म प्रचार है ना, और धम्म है उसकी युद्ध न करने की नीति है, लोगों के बीच में नैतिकता की जागरूकता पैदा करना है, इसके कारण ही अशोक है विश्व इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक कहलाता है। उसने अपनी धार्मिक मान्यताओं को जबरदस्ती किसी पर थोपने का प्रयास भी नहीं किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया, और जो भी उसके जो धर्म संबंधी नियम थे उसने किसी पर थोपा नहीं कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ तो तुम भी ऐसा ही मानो। अगला है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र है, इंडिका एवं अभिलेख है। अब मौर्य का जो प्रशासन था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है, इंडिका से मिलती है और अभिलेखों से मिलती है। मौर्य काल में पहली बार केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। मौर्य प्रशासन, राजा
राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। उस समय राजा क्या था? शासन का केंद्र बिंदु था। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तो देखो, शासन प्रणाली का मुख्य केंद्र बिंदु कौन था? राजा। ठीक है, और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी, जैसे आज भी हमारे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल होता है। और अर्थशास्त्र में इन 18 विभागों का उल्लेख हुआ गया जो कि राजा की सहायता करते थे। इसको तीर्थ कहा गया, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करना। देखो, सीताध्यक्ष यानी जो कृषि संबंधी देखभाल करता था, है ना। लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करता था। कोषाध्यक्ष जो कि वाटिका कोषाध्यक्ष जो कि कोषाध्यक्ष था। साथ में आर्टविक यानी वन विभाग का प्रमुख आदि। अगला प्रशासनिक प्रांतीय प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन तो कैसा था हमने पढ़ा, अब इसका प्रांतीय प्रशासन कैसा था। अशोक के समय साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। कलिंग जो कि तोसली, उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती, उज्जैनिका, दक्षिणापथ यानी सुवर्णगिरी। तो पूरे भारत को उसने 5 प्रांतों में बांट लिया। ठीक है, कलिंग, तोशिला, कलिंग की राजधानी समय तोशिला थी। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनिका थी। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी श्रवणगिरी थी। और मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का शासन कुमार द्वारा संचालित किया जाता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। प्रांत जो है विश्व में विभक्त थे, जो विश्वपति के अधीन थे। देखो, जैसे हमारा राज्य होता है, राज्य के अधीन राज्य का जो मुखिया राज्यपाल या मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद में राज्य को जिलों में, ग्रामीण गाँवों में विभक्त किया जाता है। ऐसे ही उस समय विभक्त थे। तो प्रांत किस में विभक्त थे? प्रांतों को विश्व में विभक्त किया गया था, और विश्व के जो वित्पत्ति थे उसको विश्वपति कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। तो प्रांत के विषय में विभक्त है, उसको विश्वपति कहा जाता था। और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी होता था। तो ग्रामीण कौन होता था? ग्रामीण स्तर पर अधिकारी होता था। जैसे कि हमारे आज गाँव के स्तर पर सरपंच होता है, तो उसी प्रकार वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण होता था। अगला नगर प्रबंधन, यानी उसने नगर का प्रबंधन कैसे कर रखा था। मेगनिस्थित ने नगर प्रबंधन हेतु 6 समितियों का उल्लेख किया है, जो मेगनिस्थित आए थे किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो उसने अपने जो लेखक उसने लेख लिखा इंडिका, उसके अंदर बताया गया है कि जो नगर है वो पूरे उसमें 6 समितियां बनी हुई थी। उद्योग व शिल्प समिति, जन्म मरण लेखा जोखा, व्यापार, वाणिज्य, विक्रय, बिक्री कर, विदेशियों की देखरेख। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल में उन्नत सैन्य व्यवस्था थी। सेना के 5 विभाग होते थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। मौर्य साम्राज्य न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मौर्य सम्राट है वही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। धर्मस्थी एवं कटक शोधन न्यायालय क्रमशः दीवानी फौजदारी मामले सुलझाते थे। तो धर्मस्थी थे, कटक शोधन थे, वो क्रमशः, यानी कि धर्मस्थी जो न्यायालय का नाम है, जैसे आज हमारा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ये होते हैं ना, उस समय भी वो न्यायालय के नाम थे धर्मस्थी। तो धर्मस्थी क्या करता था? जो दीवानी मामले होते थे उनको सुलझाता था। और कंटक शोधन जो है फौजदारी मामले को सुलझाते थे। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है मौर्यकालीन समाज कैसा था? मेगनिस्थिस के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है: किसान, दार्शनिक, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक व शासन वर्ग। तो अब जो मेगनिस्थिस की इंडिका है उससे पता चलता है कि भारतीय समाज है उस समय 7 जातियों में बटा हुआ था। किसके समय में? मौर्य काल के समय में। किसान थे, दार्शनिक थे, पशुपालक थे, शिल्पी थे, और सैनिक और निरीक्षक व शासक वर्ग थे। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय के साथ साथ अन्य जातियों निषाद, रत्कार, चांडाल का भी उल्लेख किया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। मौर्य साम्राज्य का पतन। अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य की पतन की ओर अग्रसर हो गए। अशोक की मृत्यु हुई, उसके बाद में ऐसे कोई राजा नहीं आए जो कि उस शासन को अच्छे से संभाल पाए। तो धीरे धीरे उस राज्य का, उन शासन व्यवस्था का पतन होना शुरू हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो जो शासन व्यवस्था है वो पतन की ओर जाती रही, विनाश की ओर जाती रही। अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे अयोग्य और कमजोर निकले। ऐसी परिस्थिति में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और अब शुंग शासन आ गया। किसका? पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश की स्थापना हो गई।
तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र सिंह जो कि इसका प्रधानमंत्री ही था, मतलब मंत्री था बृहदत्त के शासन में। तो देख लिया भाई, इसका राजा तो ऐसा निकम्मा है, कोई ढंग से काम कर नहीं सकता है। तो इसने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक वहाँ पर बन गया, और अब उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। अगला पाठगत प्रश्न, अब इससे संबंधित प्रश्न है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनको। 9वां प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो उसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, शुंग वंश। अब देखो, बृहदत्त की हत्या कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो बृहदत्त जो अंतिम राजा था कहाँ का? मौर्य वंश का। तो अब पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करके स्वयं का राज वहाँ पर स्वयं का शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार शुंग वंश की स्थापना उसने कर दी। मौर्य के बाद मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आ गई। शुंग राज्य का प्रशासक पुष्यमित्र शुंग था। तो अब शुंग वंश जो शुंग राज्य है उसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की 184 ईस्वी में हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्रोतों से शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख है पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका का अग्निमित्र और बाण भट्ट का हरिश्चरित्र। इनके अंदर हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अभिलेख साक्ष्यों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख एवं धनदेव के अयोध्या अभिलेख में भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाएगा शुंग वंश की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है, तो हमें मिलती है पतंजलि का महाभाष्य है, कालिदास का मालविका का अग्निमित्र है, बाण भट्ट का हर्षचरित्र है जो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्ष के काल में। इसके अलावा कुछ अभिलेख है जिसके अंदर खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख है, वहाँ से मिलती है। अधिकांश स्रोतों में शुंगों को ब्राह्मण होने की पुष्टि होती है। तो ये सब बताया जाता है कि शुंग किस जाति से थे? ब्राह्मण जाति के थे। अब पहला शासक कौन था शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग। इसी ने तो मारा था बृहदत्त को, तो अब उसी ने शासन की स्थापना की। तो जो मारेगा, जिस किसी वंश की समाप्ति करेगा, वही अपने वंश की वहाँ पर स्थापना करेगा, तो वही जो कहलाएगा उस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति। तो पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। तो ये कौन था? बृहदत्त का सेनापति था। मौर्य सत्य हत्याने के बाद उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अवंती राज्य मगध से दूर होने के कारण पाटलिपुत्र से उस पर प्रशासन नियंत्रित कर पाना कठिन हो गया। इसलिए पुष्यमित्र ने विदेशों को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। विदिशिका को क्या बनाया? अपनी राजधानी, क्योंकि उस समय मौर्य वंश के समय तो पाटलिपुत्र राजधानी थी, लेकिन पाटलिपुत्र उनके अवंती जो राज्य था मगध का, वहाँ से दूर पड़ती थी। तो उसने विदिशिका को ही अपनी राजधानी बनाया। विदिशा में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को राज्यपाल नियुक्त किया। पुष्यमित्र के काल की एक महत्वपूर्ण घटना विदर्भ के साथ युद्ध की थी। विदर्भ के साथ उसने क्या किया था? युद्ध की थी। विदर्भ राज्य का शासन यज्ञसेन अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का संबंधित था और उस समय विदर्भ का गवर्नर था। मालविका अग्निमित्र से, जो कि कालिदास ने लिखी थी, मालविका अग्निमित्र से पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इस युद्ध का संचालन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने किया और उसे विजयश्री मिली। इस विजय से पुष्यमित्र प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। पुष्यमित्र के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यूनानियों का आक्रमण। संभवतः आक्रमणकारियों का नेता डेमेट्रियस यानी दिमित्र था। पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यूनानियों को बुरी तरह पराजित किया। अश्वमेध यज्ञ, अब उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मावली था, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण बोले गए हैं कि ऐसे कहा गया कि ब्राह्मण थे। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। मालविका अग्निमित्र और पतंजलि के महाभाष्य दोनों में ही इसका उल्लेख मिलता है। पतंजलि तो स्वयं इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे। तो पतंजलि है वो खुद ही इसके यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे, मुख्य रूप से ब्राह्मण थे जिन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया था। अगला धार्मिक नीति। अब पुष्यमित्र ने यानी कि शुंग वंश ने कौन कौन सी धार्मिक नीति अपनाई? धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुष्यमित्र का शासनकाल महत्वपूर्ण था। उसके समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अब बौद्ध धर्म की अपेक्षा वैदिक धर्म का महत्व
ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पुष्यमित्र शुंग एक तरफ वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म की बौद्ध धर्म के कुछ लोगों जहाँ पुष्यमित्र शुंग एक तरफ वैदिक या ब्राह्मण धर्म संरक्षण एवं उद्धारक के रूप में विख्यात है, वहीं बौद्ध धर्म में उसे बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी एवं सहायक संहारक बताया गया। अब इसने क्या किया, जो पुष्यमित्र है वो वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, उसी को उसका संरक्षण करना बताया गया, उसका उसने उद्धार किया, उसका उसने संरक्षण किया। और बौद्ध ग्रंथों में ये बताया गया कि वो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। संभव है कि बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने पुष्यमित्र के ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के प्रयत्न को बौद्ध विरोधी मानकर पुष्यमित्र की आलोचना की हो, क्योंकि बौद्ध धर्म पर पुष्यमित्र के अत्याचारों का वर्णन केवल बौद्ध धर्म साहित्य में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त भरहुत में भी बौद्ध स्तूप और वेदिका का निर्माण तथा बोध गया व सांची में स्तूपों को नया रूप शुंग काल में ही प्रदान किया गया था, जो पुष्यमित्र की असहिष्णुता को निर्मूल सिद्ध कर देते हैं। अब देखो, एक चीज तरफ ये बताया गया है कि इसके अतिरिक्त ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने क्या किया था, जो ये कहा गया है ना कि वो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, तो इस बात की जो आलोचना कौन करता है कि ये बात सही नहीं है। कैसे कि भरहुत ने बौद्ध स्तूप यानी कि जो है पुष्यमित्र शुंग है उसी के समय में भरहुत है, भरहुत ने बौद्ध स्तूप और वेदिका का निर्माण तो वह बोध गया वह सांची में स्तूपों का नया रूप प्रदान किया। तो इससे पता चलता है कि शुंग काल में ही, और ये किस में किया था, शुंग काल में ही प्रदान किया था। तो पता चलता है कि पुष्यमित्र की असहिष्णुता है उसको निर्मूल सिद्ध कर दिया कि यह नहीं है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं देता था, यह बात गलत साबित हो रही है। 36 वर्षों तक शासन करने के पश्चात 148 ईसा में पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र के पश्चात उसके 8 उत्तरदायियों ने शासन किया। शुंग वंश का अंतिम शासन देवभूति था। 72 ईसा पूर्व में उसके मंत्री वसुदेव कर्ण ने उसकी हत्या करके कर्णम वंश की स्थापना की। अब देखो, कर्णम वंश का था वसुदेव मंत्री, वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी और उसने कर्णम वंश की स्थापना कर दी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र के पुत्र का क्या नाम है, ठीक है, शुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, पतंजलि ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो ये सभी हमने भी पढ़ा है। अब है सातवाहक वंश। अनेक प्राचीन वंशों की तरह सातवाहनों की उत्पत्ति भी विवाद से परे नहीं है। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि सातवाहक मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे, किंतु शासकों द्वारा प्राप्त किए जाने पर वे कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच आंध्र प्रदेश में बस गए। कौन? सातवाहक वंश, जो कि आंध्र प्रदेश में बस गए कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में। इसी कारण उन्हें आंध्र सातवाहक भी कहा जाने लगा। शुंगों की भांति सातवाहक भी ब्राह्मण थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सुमित था। अब याद रखना है, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था, जिसने कर्णम वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित किया। सिमुक के पश्चात कृष्ण यानी कान्हा, सातकर्णी प्रथम, वैदिश्री, क्षितिश्री एवं सातकर्णी द्वितीय शासक हुए। सातवाहनों में हाल नामक भी शासक हुआ, जिसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने छिन्न भिन्न सातवाहक साम्राज्यों को अपने पराक्रम में पुनः संगठित किया है, उसका विस्तार किया। वे पहला सातवाहक राजा था जिसके नाम के साथ उसकी माता के नाम का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि इस समय से राज्य में मातृसत्तात्मक तत्व की महत्वपूर्ण बन गए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 24 वर्ष तक शासन किया। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपात को युद्ध से में पराजित किया तथा उसके सिक्कों पर पुनः अपना नाम खुदवाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों, साम्राज्य विस्तार एवं व्यक्तित्व का सबसे प्रमाणिक स्रोत उसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख है। तो यह पता करना मतलब ये आपको याद रखना है कि इनका जानकारी अधिकतर प्रमाणिक स्रोत कहाँ से मिलता है, तो माता गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख मिलता है। इस लेख में कहा गया है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का जल पिया। इसके अतिरिक्त उसके साम्राज्य का ज्ञान उन पर्वतों के नामों और उसकी स्थिति से भी होता है जिसका उसे स्वामी बताया गया, जैसे विंध्याचल, पश्चिमी घाट,
कृष्णगिरी व महेंद्र पर्वत आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियों पर उसके अधिकार का उल्लेख इस उल्लेख में पाया जाता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी एक महान विजेता, योद्धा एवं साम्राज्य निर्माता था। वे अपनी प्रजा की भलाई एवं उसके हितों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। वह शूरवीर सेनानी ही नहीं अपितु दानवीर भी था। इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी अपने समय का एक महान प्रतापी और लोकप्रिय शासक था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के पश्चात उसका पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सातवाहनों का राजा बना। वह एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था, जिसने विरासत में प्राप्त साम्राज्य की न सिर्फ रक्षा की बल्कि उसका विस्तार भी किया। यक्षश्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम महान शासक था। उसके पश्चात सातवाहनों की शक्ति का क्रमशः ह्रास होता गया। 3वीं शताब्दी के मध्य तक सातवाहनों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। तो इस तरह से सातवाहन भी समाप्त हो गया। तुमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा, मौर्य वंश से पहले सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, मौर्य वंश के बाद में हमने जो शुंग वंश के बारे में पढ़ा, फिर सातवाहन के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। सारे पाठों के जो जब हम पाठ को अच्छे से पढ़ते तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहीं से मिलेंगे। जैसे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, गौतमीपुत्र शातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का शासक कौन बना। तो ये सभी हमने भी पढ़ा है। तो आप उसमें से ढूंढिए, दोबारा स्किप कीजिए वीडियो को और देखिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।